नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, कैबिनेट की आज बैठक का पहला दिन था। लगातार 2 दिन मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही हैं और आज फर्स्ट डे था। कल फिर से दूसरी बैठक होगी। आज कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हमने आपको पहले बताया था कि ये बड़े फैसलों की कैबिनेट होने वाली है, क्योंकि अगर लगातार मुख्यमंत्री ने 2 दिन कैबिनेट रखी है तो डेफिनेटली कुछ सरकार में ऐसा डिसीजन मेकिंग में है जो या तो पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड है या फिर प्रेजेंटेशन के आधार पर निर्णय लेने की बात है। आज कैबिनेट में 2 प्रेजेंटेशन हुई हैं, एक हेल्थ पर, एक टीसीपी से रिलेटेड मामलों पर, और कल एक कैबिनेट में जो प्रेजेंटेशन है वो एजुकेशन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हो सकती है। आज और कल, आज के बड़े फैसले और कल के एजेंडे 2 तरह से बात करेंगे आज इस बुलेटिन में, और साथ में जो बाकी मामले अभी कंटिन्यू चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने आपको एडवांस में बताया था कि जो भर्ती की हिमाचल में सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां हैं, उस भर्ती की प्रक्रिया को सरकार बदलने जा रही है और आज ये डिसीजन ऑलमोस्ट हो गया है। हालांकि इसमें एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां हैं वो किस तरह से आगे करनी है उसको लेकर, कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां तो खैर अब हो नहीं रही क्योंकि वो जो नया कर्मचारी एक्ट है उसके कारण नल एंड वाइड हो गया है। लेकिन अब आगे कैसे भर्तियां होगी, हमने आपको 2 तरीके बताए थे, आइदर प्रोबेशनरी और ट्रेनी। तो ट्रेनी को लेकर फैसला हो गया, प्रोबेशनरी को लेकर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस दिन ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उस दिन कार्मिक विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों का अनुभव था, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन जताया था कि अगर हम प्रोबेशन पर भर्तियां करेंगे तो ऐसा खतरा है कि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंड नहीं कर पाए, ये पॉसिबिलिटी है कि हम प्रोबेशनर को भी डिफेंड ना कर पाएं, क्योंकि प्रोबेशन को 5 साल तक खींचना संभव नहीं है। ये इस तरह के तर्क उसमें दिए गए थे। हो सकता है उसके बाद ये बात हुई हो, और बाद में जब लॉ ने कह दिया कि हमें 1 दिन के भीतर पहले ड्राफ्ट दीजिए और फिर उस पर बात करेंगे, वो ड्राफ्ट देने के बजाय कार्मिक विभाग इनिशियल स्टेज पर कैबिनेट में गया। कैबिनेट में जो निर्णय हुआ वो इस बुलेटिन में बात करेंगे। इस बुलेटिन के आखिर में आप जुड़े रहिए। जो 10 फैसले हैं बड़े, उसमें राज्य चयन आयोग के फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी हमने आपको बात कही थी। हमने आपको बात कही थी कोर्ट के रूल्स को लेकर भी, जिसमें जो है कोर्ट के रूल्स में जहां जो रेवेन्यू केसेस हैं वो डिसाइड होने थे, उनकी बात भी आपको कही थी। तो ये सारी बातें एक एक तरह से अब लेंगे इस बुलेटिन में और आपको हर अपडेट की जानकारी आगे देंगे। मौसम की अलर्ट की बात करें तो अभी तक देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान है वो 11 मई तक हो गया है। पहले आपको पता है 8 आया था, फिर 10 हुआ, अब 11 हो गया है। 11 मई तक मौसम इसी तरह का रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों की तरह ठंड अब हो गई है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन का स्पेल जब इस तरह का चला है तो उसका असर आगे देखने को मिलना था। आने वाले दिनों में अभी ये क्रम इसी तरह बरकरार रहेगा और 11 मई तक बीच बीच में रुककर कई जगह येलो अलर्ट है, कई जगह ऑरेंज अलर्ट है, तो ये प्रक्रिया उसी तरह से चलती रहेगी। पेंशनरों के एरियर की बात करें तो ये मामला बिजली बोर्ड को लेकर है। आज बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने एक मुश्त एरियर देने को लेकर बात कही है, साथ में लीव एनकैशमेंट ग्रेचुइटी जारी ना होने पर नाराजगी जताई है। तो आने वाले दिनों में बेसिकली सोमवार को शिमला में इंजीनियर वेदराज गुप्ता, ये सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर हैं, इनकी अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक हुई बिजली बोर्ड पेंशनरों की और उन्होंने अपनी बातें उसमें कही और ये कहा कि राज्य सरकार इसमें देरी कर रही है और बिजली बोर्ड को ये मामला राज्य सरकार से जल्दी उठाना चाहिए ताकि बिजली बोर्ड के पेंशनरों को अपने इस हक को लेने के लिए कोई और कदम ना उठाना पड़े। तो ये पेंशनरों की बात है। पंचायत सेक्रेटरी को लेकर बात कहें तो आज कैबिनेट के दिन ही विभिन्न जिलों के पंचायत सेक्रेटरी सचिवालय आज शिमला आए थे और इन्होंने पहले मीडिया के साथ ब्रीफिंग को लेकर बात कही कि हमने मीडिया में कुछ बात करनी है, क्योंकि 40-50 लोग आए थे और वजह यह है कि इनकी भी आगे जो रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया आगे होती है उसमें डिले हो रहा है।
कुछ और मसले भी होंगे। बहुत सारी पंचायतें पंचायत सेक्रेटरीज के बिना चल रही हैं अभी, लेकिन फिर 3 बजे तक का टाइम इन्होंने रखा कि पहले ये हो रणनीति की पहले सरकार से एक बार बात कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब जब इनकी बात हो जाएगी उसके बाद इसकी अपडेट हम आपको देंगे। जहां तक बात टीचर्स पर FIR की है, तो इसकी एक क्लैरिटी कल राज्य सरकार की तरफ से आई थी और उसमें यह कहा था कि राज्य सरकार ने 900 शिक्षकों पर FIR दर्ज नहीं की है। इस बारे में जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं, झूठ हैं और ऐसा सरकार ने नहीं किया है। ये इसलिए जवाब देना पड़ा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान ये बात कही थी और एक वीडियो जारी किया था। वो वीडियो सर्कुलेट भी हुआ और उसके बाद सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आई। देखिए, पुलिस की तरफ से उस दिन जो FIR का कंटेंट भेजा गया था, जो इनका DSI होती है या रिपोर्ट होती है, वो ये था कि 26 अप्रैल 2025 को बालूगंज में मुकदमा नंबर 69/2025 धारा 189 ब्रैकेट में 2,190 भारतीय न्याय संहिता में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 800 से 900 अध्यापकों के विरुद्ध दर्ज हुआ, जिन्होंने गैर कानूनी जमात बनाकर चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन नारेबाजी की और यातायात तथा आम जनता की आमोदरफ्त में बाधा उत्पन्न की। कल सरकार की तरफ से कहा गया कि ये 800-900 के खिलाफ नहीं है। आज पुलिस से जब हमने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जब भी इस तरह की कोई FIR होती है तो उसमें संख्या टेंटेटिव लिखी जाती है, जबकि जो एक्यूज्ड हैं, इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं, वो 4 या 5 पदाधिकारी हैं सिर्फ, तो बाकी सब पे FIR नहीं होगी। लेकिन गैदरिंग का फिगर लिखना पड़ता है कि जो ट्रैफिक कैसे हाल्ट हुआ या लोगों की जो दैनिक जीवन है उसको कैसे इन्होंने प्रभावित किया, उसके लिए फिगर लिखना पड़ता है। तो इसलिए फिगर लिखा गया है, जबकि जो आरोपी हैं वो 4 से 5 शिक्षक इसमें बनाए गए हैं। सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन इसमें है। अगली बात करेंगे स्कूल युक्तिकरण पर फैसले और कॉलेजों के डाटा की। कॉलेजों के डाटा की बात करें तो कॉलेज को मर्ज करने को लेकर कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि केस टू केस बेसिस पर ये कॉलेज मर्ज होंगे, लेकिन कब ये डिसीजन होगा इसके बारे में अभी पता नहीं है। इसीलिए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेजों को मर्ज करने से पहले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा मांगा है। स्कूलों के बाद अब कॉलेज प्रिंसिपल से 2 दिन के भीतर जानकारी मांगी गई है और 2 दिन के भीतर जानकारी मांगने के बाद ये निर्णय कब होगा इसको लेकर भी कुछ जो शेड्यूल जैसा अब लगभग बन गया है। शेड्यूल की बात ऐसी है कि स्कूलों के युक्तिकरण को लेकर निर्णय होना था, वो निर्णय अभी तक हुआ नहीं। और इस बीच शिक्षा मंत्री ने 8 मई को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुला ली है, जिसमें शिक्षा सचिव, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर वगैरह सब होते हैं और बीच में जितने बदलाव शिक्षा विभाग में चल रहे हैं उन बदलावों को कैसे कंप्लीट करना है, युक्तिकरण की प्रक्रिया किस तरह से अपनानी है, ये सारी बातें इस रिव्यू बैठक में होंगी और इसी रिव्यू के जरिए फिर आगामी निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट के बाद ये मीटिंग होगी, इसीलिए अगर फाइल पे डिसीजन लेना हो तो वो मुख्यमंत्री से लिया जाएगा और अगर कैबिनेट में जाना हो फिर फैसले के लिए तो फिर अगली कैबिनेट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 8 मई को रिव्यू मीटिंग आ गई है, तो आप ये समझिए कि जो चीजें उसमें आगे डिस्कस होंगी। जहां तक प्राथमिक शिक्षक संघ की हड़ताल की बात है तो लाल पानी में क्रमिक उनका अनशन उसी तरह से जारी है और इन्होंने ये चेतावनी नहीं दी है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो 25,000 शिक्षकों के साथ दोबारा से आंदोलन किया जाएगा। ये एक बात इन्होंने साथ में कही है। अगली बात करेंगे बीजेपी के धरने को लेकर। देखिए, आज पहलगाम के मामले को लेकर बीजेपी ने 17 जिलों पर धरना किया। 17 जिले इसलिए क्योंकि भाजपा के संगठन के जिले 17 हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जिले अभी भी 12 हैं, लेकिन 17 जिले बीजेपी के संगठन के हिसाब से हैं, तो वहां ये प्रदर्शन हुआ है। डॉक्टर राजीव बिंदल शिमला में थे, जयराम ठाकुर मंडी में थे, अनुराग ठाकुर हमीरपुर में थे। इसी तरह से जो बड़े नेता, हर जगह कोई ना कोई नेता वहां था और हर जगह 2 तरह के ज्ञापन दिए गए हैं। एक तो ये कि भारत सरकार से डिमांड की गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और दूसरी डिमांड ये है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हिमाचल में रह रहे हैं उनको यहां से खदेड़ा जाए, बाहर किया जाए, जिस तरह से भारत सरकार ने एक टाइमलाइन दी हुई है। अगली बात करेंगे अब कैबिनेट के बड़े 10 फैसलों की और कल का जो एजेंडा है उसको लेकर। लेकिन इससे पहले एक एक करके सबसे पहले ट्रेनी भर्ती के फॉर्मूले को लेकर शुरू करेंगे और फिर कल के एजेंडा तक
एक एक करके बात अब आपके साथ करेंगे, क्योंकि बाकी सारे मसले कंप्लीट होने के बाद अब पूरी तरह से कैबिनेट के मामलों को लेकर हम अब इस बुलेटिन में बात करेंगे। देखिए, ट्रेनी भर्ती को लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये निर्णय आज हो गया है। आज जो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान है, उन्होंने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। हालांकि कैबिनेट की ब्रीफिंग में इसको लेकर जो उन्होंने कहा वो और जो सरकारी प्रेस नोट में आया है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हम आपको दोनों चीजें बताते हैं। पहली बात तो ये कि जो ट्रेनी भर्ती को लेकर निर्णय हुआ है उसमें क्या है, देखिए। पहली बात इसमें यह की गई है, द कैबिनेट अप्रूव्ड न्यू गाइडलाइन रिलेटेड टू द रिक्विजिशन ऑफ वैकेंसीज एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड द इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर द स्टेज ऑफ रिक्विजिशन इज ओवर। जहां रिक्विजिशन की स्टेज खत्म हो गई है उनके लिए एक पॉलिसी गाइडलाइन अप्रूव कर दी। इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ कैबिनेट सब कमेटी टू लुक इनटू दीज एस्पेक्ट फॉर फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स। फ्यूचर में अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगी उसको लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। ये दो बातें सरकार का प्रेस नोट कह रहा है। अब आइए आप उस बात पर जो हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट ब्रीफिंग में कही। इन्होंने ये कहा कि पोस्टिंग को लेकर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि सिलेक्शन चाहे कहीं से भी हुई हो, लोक सेवा आयोग या राज्य चयन आयोग, 2 महीने से, क्योंकि नई जो पोस्टिंग है वो रुकी हुई थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है राज्य सरकार, या जो नया एक्ट हुआ है उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और इसके कारण जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बीच में हॉल्ट हो गया था। तो जिनको 2 महीने से जिनकी सिलेक्शन हो गई है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकी है, जैसे पोस्ट कोड 939 है, इसी तरह से और भी नए पोस्ट कोड हैं। ड्राइंग मास्टर तो हालांकि अभी कोर्ट में है लेकिन उनकी भी अपॉइंटमेंट होनी है। तो इनको लेकर जो कुछ स्कूल लेक्चरर न्यू के कुछ सब्जेक्ट के लोग बचे हुए हैं, उनको लेकर नियुक्ति अब एज अ ट्रेनी ऑफिसर होगी। उनकी नियुक्ति जो है 2 साल के लिए ट्रेनी ऑफिसर होगी, 2 साल के बाद इनको रेगुलर करेंगे। ये बात कही हर्षवर्धन चौहान ने। आज जो लोग अपॉइंट होंगे वो कब रेगुलर होंगे, वो 2 साल के टर्म के हिसाब से वो अपना कैलकुलेट कर लें। और पहले क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता था और अब जो 20 फरवरी 2025 के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसीलिए अब ये प्रक्रिया लेनी पड़ी है। अब दूसरा सवाल इसमें बड़े सारे व्यूअर हमारे पूछ रहे हैं कि जो प्रेजेंटली कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका क्या होगा। तो उनको लेकर अभी भी यही प्रक्रिया है कि जब तक ये नई पॉलिसी नोटिफाई नहीं हुई है तब तक जो कॉन्ट्रैक्ट पे लग चुके हैं वो उसी प्रक्रिया से 2 साल के बाद जो प्रक्रिया रहेगी उसी प्रक्रिया के तहत आएंगे। इसके बाद वाले जो हैं वो ट्रेनी की तरफ से आएंगे जो बाद में अपॉइंट होंगे। ये आज जो हर्षवर्धन सिंह ने क्वेरी में कहा, मैं केवल उसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। हालांकि अभी इसमें कुछ लीगल क्वेश्चन हैं। पहली बात तो ये कि अगर जो अभी 939 वाले मान लीजिए आ गए और उनको आपने ट्रेनिंग ऑफिसर लगा दिया, तो उनके भर्ती विज्ञापन में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम लीगल किस स्टैंडिंग से हटाएंगे, ये क्वेश्चन है। अगर हम उसको ये सोच रहे हैं कि जो कर्मचारी एक्ट हमने पारित कर दिया है विधानसभा से वो 2003 से सब कुछ नल एंड वॉइड कर देगा, तो मुझे लगता है वो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें अभी हाई कोर्ट में तय होनी है। जहां 1400 से ज्यादा पिटीशन अभी तक आ चुकी हैं उससे उस एम्प्लॉय एक्ट केस से रिलेटेड या उसको चैलेंज करते हुए जो रिकवरी को रोकने को लेकर एम्प्लॉय अलग अलग तरह से कोर्ट में गए हुए हैं। तो इसको लेकर तो अभी कुछ इतना फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी नहीं ये कहा जा सकता कि फाइनल इफेक्ट इसका क्या होगा। अभी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कैबिनेट का जो निर्णय प्रेस नोट में आया वो, और जो हर्षवर्धन सिंह चौहान ने ब्रीफिंग में कहा वो, तो 2 चीजें क्लियर हुई। जो प्रेजेंटली कॉन्ट्रैक्ट में है वो वर्तमान प्रक्रिया से ही आगे जाएगा, और जो इसको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है वो एज अ ट्रेनी अपॉइंट होगा। और 2 साल की बात भी कही है कि 2 साल के बाद रेगुलर होगा। तो वो चीजें आगे जब नोटिफाई होंगी तो नोटिफिकेशन के साथ हम आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर पाएंगे। अभी तक जितनी चीजें हैं वो यही हैं। अब इसमें एक बात ये कही गई है कि जो अप्रूव्ड द गाइडलाइन, न्यू गाइडलाइन रिलेटेड टू रिक्विजिशन ऑफ वैकेंसीज। अब ये जो गाइडलाइन है ये क्या है, क्या ये पूरी पॉलिसी अप्रूव हो गई है या फिर सिर्फ अभी तक जो रिक्विजिशन जानी है उसके लिए है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर पूरी पॉलिसी अप्रूव हो गई होती तो कैबिनेट सब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर यही प्रक्रिया निकलनी थी, नोटिफाई होनी थी, सभी विभागों ने अडॉप्ट करनी थी और उसके बाद रिक्विजिशन भेज सकते थे राज्य चयन आयोग को, ताकि इमीडिएटली
इमीडिएटली कमीशन की भर्तियां शुरू हो सकें। वो प्रक्रिया सरकार ने अभी नहीं ली है, तो इसका मतलब थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है इसमें क्लैरिटी के लिए। और कल भी क्योंकि कैबिनेट है तो हमें अभी 3 दिन इसके बाद कैबिनेट के बाद 3 दिन लगते हैं फाइल को वापस आने में, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होकर कम से कम 3 दिन लगते हैं, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 3 दिन में प्रोसीडिंग जनरली आ जाती है। और उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ और कैबिनेट सब कमेटी का टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होगा, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस पहले पता करना पड़ेगा। दूसरी एक बात और है इसमें कि अभी हम जो आपको बता रहे हैं, या तो ऐसा हो कि जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ वो कोई और ब्रीफ कर ले ढंग से, और जो ऑफिसर्स हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं हैं कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो इसको और विस्तार से ब्रीफ कर सकें। अगली बात जो है इसमें वो है बड़ा फैसला राज्य चयन आयोग को लेकर। हमने ये बात आपको इससे पहले 3 बार बताई है। सबसे पहले हमने बताई थी कि राज्य चयन आयोग में भर्तियां अभी शुरू ना हो पाने का एक वजह यह भी है कि राज्य चयन आयोग में जो कमीशन की भर्तियां शुरू करनी है उसका फीस स्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है, और फीस स्ट्रक्चर जब तक नहीं है तब तक इन चीज़ों को आगे करना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये आ गई अब इसके बाद कि रूल्स क्या होंगे, तो अब रूल्स का इंतजार करना है कि फीस स्ट्रक्चर का। अगर सिर्फ फीस स्ट्रक्चर का करना है तो आज कैबिनेट ने फीस स्ट्रक्चर को अप्रूव कर दिया है और इन फ्यूचर राज्य चयन आयोग को ऑथराइज कर दिया है कि वो अपने फीस स्ट्रक्चर को लेकर जो कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दी उसके मुताबिक फैसला ले सकता है। तो एक राहत की बात इसमें यह है कि फीस स्ट्रक्चर तय हो गया है, और उसके बाद राज्य चयन आयोग को राज्य सरकार से यह मामला टेकअप करना है कि क्या वो अब अपनी पोस्टें एडवर्टाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो मुझे लगता है इसी हफ्ते आ जाएगा, अगर उन्होंने नए रूल्स का इंतजार करना है तो फिर उनको और टाइम लगेगा। एक संभावना इसमें यह दिख रही है कि अगर ट्रेनिंग ऑफिसर लगाने को लेकर अभी निर्णय हो सकता है, जिनको लेकर जिन्होंने अभी अपॉइंट होना है, मतलब जिनको ऑफर हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो फिर राज्य चयन आयोग अप्लाई के लिए ओपन भी कर सकता है, एप्लीकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर सकता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा, और उसके बाद ये बातें साफ होंगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण इसमें आज कही गई हर्षवर्धन चौहान के माध्यम से कि सारी सरकार, या आप कहिए कि सारे कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ हैं। ये बात कहने की जरूरत क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, और सवाल पूछना इसलिए वैलिड इसमें हो गया था क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है पॉलिटिकल सर्कल में। पहले कुछ मुकेश अग्निहोत्री ने लिखा, फिर कुछ सुधीर शर्मा ने लिखा, फिर कुछ विक्रमादित्य सिंह ने लिखा। हालांकि आज विक्रमादित्य सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तो कह दिया कि जी मैंने जो लिखा था वो विपक्ष के नेताओं को लेकर था, वो सरकार को लेकर नहीं था। लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम अटकलों को एक साइड रखते हुए सारे मंत्री इसमें मौजूद थे, सारे के सारे मंत्री मौजूद थे जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। जब इस बारे में हर्षवर्धन सिंह चौहान से पूछा गया कि फेसबुक पोस्टें क्या कह रही हैं, तो उन्होंने कहा जी देखिए चर्चाएं चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, 2027 तक यही सरकार चलेगी, सारे मंत्री मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ हैं। और आज आपने मंत्रियों की प्रेजेंस भी देखी होगी कैबिनेट में, सब के सब मौजूद थे, सब ने एक सुर में कैबिनेट में हिस्सा लिया है। हालांकि कैबिनेट में कुछ फैसलों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, होता भी है, और वो कैबिनेट के अंदर डिस्कशन में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब जो है वो सरकार के भीतर मतभेद नहीं है। और इतना जो लोकतंत्र है वो रहना चाहिए कि कैबिनेट के अंदर सब मंत्री अपनी अपनी बात कह सकें, तो वो प्रक्रिया पूरी है। तो ये जो अटेंडेंस है मंत्रियों की, उसको लेकर एक बड़ी बात जो है वो हर्षवर्धन सिंह चौहान अपना जो पॉइंट प्रूव करने के लिए ब्रीफिंग में कह गए। अगली बात करेंगे पार्ट टाइम को जो राहत मिली है। देखिए पार्ट टाइम कर्मचारियों को लेकर निर्णय पहले नहीं हुआ था, डेली वेजर्स को लेकर हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो गया था, रेगुलर करने को लेकर। आज कैबिनेट ने पार्ट टाइम कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय ले लिया है। इसमें चतुर्थ श्रेणी अंशकालीन कर्मचारी दैनिक भोगी के रूप में, इनको दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय इनको लेना था। 31 मार्च 2025 कट ऑफ डेट रहेगी और ये निर्णय उसमें ले लिया गया।
गया है। हिमकेयर और आयुष्मान को लेकर बड़ी अपडेट ये है कि दोनों के मामले में प्रेजेंटेशन कैबिनेट के सामने हुई। अब हिमकेयर और आयुष्मान में तो कैबिनेट ने भी ये नाराजगी जताई कि ये योजना भारत सरकार की है, लेकिन भारत सरकार सिर्फ इसमें 45 करोड़ दे रही है और राज्य सरकार के 125 करोड़ लग जा रहे हैं हर साल। तो इस योजना को लेकर अब राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट भारत सरकार ले रही है जबकि पैसा स्टेट का लग रहा है। जहां तक हिमकेयर की बात है, हिमकेयर स्कीम में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव होने वाले हैं, और ये बदलाव इसलिए भी होंगे क्योंकि 426 करोड़ की देनदारी अभी पेंडिंग है इस स्कीम में। और कैबिनेट के सामने जो ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन हुई है उसमें इस हिमकेयर को इंश्योरेंस मॉडल पर कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर अब आज जो डायरेक्शन होगी, पहले डिपार्टमेंट इसमें एक मेमोरेंडम बनाएगा, फिर मेमोरेंडम के साथ दोबारा कैबिनेट में जाएगा और फिर वहां निर्णय होगा कि इसमें फाइनल फैसला क्या लेना है। लेकिन डेफिनेटली हिमकेयर और आयुष्मान को लेकर बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है। अब आपको कैबिनेट के टॉप 10 फैसलों की बात बताते हैं। तीन तो हमने आपको पहले बता दिए। अब बात करेंगे जो रेवेन्यू कोर्ट्स के लिए नए रूल्स अप्रूव हुए। ये हमने आपको खबर के जरिए भी बताया था, कल बुलेटिन में भी बताया था, आज अखबार में खबर भी है। और मसला ये है कि राज्य सरकार ने जब राजस्व लोक अदालतें लगाने का फैसला किया तो अब तक 3,26,000 केस निपटाए जा चुके हैं 23 से 25 के बीच में। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रेवेन्यू केसेस का एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए, ताकि रेवेन्यू अधिकारी इनको लटकाएं नहीं, टरकाएं नहीं और डिले ज्यादा ना करें, डेट पे ऊपर डेट ना दें, इसके लिए इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग जरूरी है। इसी सिस्टम को लागू करने के लिए अब नए रूल्स लाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन केस जाएगा, ऑनलाइन ही कॉज लिस्ट बनेगी, ऑनलाइन ही जजमेंट रिकॉर्ड होगी और मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन होगी। तो एक बड़ी बात तो ये है। दूसरा निर्णय यह है कि वन्य प्राणी विंग का जो शिमला में मुख्यालय है उसको यहां से धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा है और ये जाएगा सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में, जो फ्रांस फंडेड थी, जिसका काम लगभग कंप्लीट हो गया था, वहां ये ट्रांसफर होगा। मंत्रिमंडल ने के जिला कारागार मंडी से नेरचौक के नवनिर्मित भवन को ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। जेल परिसर में महिलाओं की ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा इसको। और इसके अलावा जो और फैसले हुए हैं जिनको लेकर ऊना जिला के चिंतपूर्णी, शिमला जिला के सराहन विशेष क्षेत्र, हमीरपुर जिला के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया। नया डेवलपमेंट प्लान बनेगा और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी मामले हैं इसको लेकर देखिए, वो स्टेज कैरिज के 350 नए रूट जो अब टेम्पो ट्रैवलर को दिए जाएंगे। 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर होगा इसमें। बेरोजगार जो है वो रोजगार के लिए इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारियों के 68 पद, विभिन्न श्रेणियों के 13 पद और चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पदों को भरने की स्वीकृति भी साथ में दी है। और फोरेंसिक सेवाओं में भी नई भर्ती होगी। एक ये शिमला में एक बड़ा डिसीजन हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग, सबसे बड़ा भवन छोटा शिमला में बनेगा, 17 मंजिला भवन और एक 14 मंजिला बनेगा, वाणिज्य परिसर होंगे ये। शिमला में इससे पहले 13 मंजिला सिर्फ आईजीएमसी का नया ओपीडी ब्लॉक है, 11 मंजिला हिमाचल हाई कोर्ट का बिल्डिंग है और अब सबसे ज्यादा 17 मंजिला भवन ये बनने जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा डिसीजन होगा इस चरण के लिए। चंबा में जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सरोल में 52 बीघा भूमि ट्रांसफर की गई है। बिलासपुर एम्स में चरण स्टेज 2 स्टेज 3 के लिए जो है वहां जमीन चंगर प्लासिया में 21 बीघा जमीन और दी गई है। तो इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं। सुन्नी में विक्रमादित्य सिंह की जो नगर पंचायत थी उसको नगर परिषद बना दिया था, लोगों ने विरोध किया, तो सुन्नी अब नगर परिषद वापस नगर पंचायत बन गई है। एक और खबर की एचपीयू में जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही थी, आज जो टीचिंग स्टाफ था वो धरना देने बाहर आ गया था, उन्होंने नारेबाजी भी की, लेकिन आज उनको सैलरी मिल गई है। तो ये सूचना है, सिर्फ हर महीने डिले होता है, फिर सचिवालय यूनिवर्सिटी वाले डर जाते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं और अब आज इनका धरना था, धरने के बाद शाम को इनको सैलरी मिल गई है, ये सूचना सिर्फ है। और एचआरटीसी में भी सैलरी चली गई है, पेंशन का अब सिर्फ इंतजार है। तो ये आज की कैबिनेट का डिसीजन है। कल की अगर मैं बात
करूं तो कल रिटायरमेंट एज को लेकर जो बातें हो रही हैं उनको लेकर कल डिस्कशन का एक मैटर आ सकता है। एक डिस्कशन का मैटर आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, क्योंकि आज ये मामला नहीं गया था, कल ये मामला उस कैबिनेट में जा सकता है। और बाकी जो मामले हैं वो पॉलिसी रिलेटेड, प्रेजेंटेशन रिलेटेड होंगे। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं कि 150 एजेंडा आ गए, 140 आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी 26 एजेंडा का पहले लिस्ट गई थी, उसके बाद 3-4 सप्लीमेंट्री आया, और इसी तरह से कल भी उसी तरह की प्रक्रिया जनरली रहने वाली है, क्योंकि अभी पॉलिसी मैटर्स की बात हो रही है। और आज भी देखिए बड़े सारे पॉलिसी मैटर इसमें निकल गए हैं और कल भी उसी तरह से चीजें रहेंगी। इसीलिए कल की भी कैबिनेट का वेट कर लेते हैं। दोनों डिसीजन जब हो जाएंगे उसके बाद अपनी क्वेरीज आप इसी कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम फिर उनका रिप्लाई लाकर आपको ये रिप्लाई उपलब्ध करवा सकते हैं। करुणामूलक का कोई मैटर आज कैबिनेट में नहीं लगा था। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।